भाई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे सिर्फ। यूनिट 4 आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड अल्टरनेटिंग करंट 8 नंबर की पेपर में आएगी। सिर्फ अल्टरनेटिंग चैप्टर की बात करेंगे, इसमें जितनी हो सकती होगी 40 मिनट में, ठीक है, 30-40 मिनट में। सबसे पहले तो बात करते हैं जी, एक तो होता है हमारे पास डायरेक्ट करंट और एक होता है हमारे पास एसी अल्टरनेटिंग करंट। दोनों में अंतर क्या है? जो डायरेक्ट करंट होगा इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी, 0 हर्ट्ज, याद रखेंगे आप। अल्टरनेटिंग करंट क्या है? जिसकी फ्रीक्वेंसी हो अदर देन 0, जिसमें ऑसिलेशन होता हो। कंसेप्ट क्लियर? ऐसे ही वोल्टेज होता है डायरेक्ट, जो वोल्टेज होगा उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी, 0 हर्ट्ज, हर्ट्ज इज द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कंट्री के अकॉर्डिंग चेंज होती है, किस कंट्री में कितनी फ्रीक्वेंसी पर अल्टरनेटिंग करंट को एमिट किया जाता है। एक ये क्वेश्चन आया था 2014 में, 2014 में 14-15 के बैच में, जो 15 में था पेपर, कि इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है अल्टरनेटिंग करंट की वो कितने हर्ट्ज है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है इंडिया के अंदर और वोल्टेज है 220 वोल्ट। आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर ये चीज लिखी देखते हैं कि 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट, इसका मतलब है जो भी अप्लायंस है वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट होगा और 220 वोल्टेज तक होगा, 180 से 220 वोल्टेज। अब अमेरिका के अंदर क्या है, 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और 110 वोल्ट का वोल्टेज है। तो ये यूएसए के लिए भी था। एक केस स्टडी क्वेश्चन था वहां पर 4 नंबर का, और 4 नंबर के केस स्टडी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी of alternating current in India and voltage, और what is the voltage and frequency in USA। दो पार्ट ये थे और एक पार्ट में एक न्यूमेरिकल था। समझ आ गया? तो इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास एक क्वेश्चन निकलता है यहाँ से कि ज्यादा डेंजर कौन सा होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है डायरेक्ट करंट होता है। तो आप क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट ज्यादा डेंजर होता है। ऐसा क्यों? इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट चलता है कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ। अगर 220 वोल्टेज पर डीसी है, डायरेक्ट करंट है, तो 220 वोल्टेज ही उसका वोल्टेज रहेगा थ्रू आउट द मोशन, ठीक है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के साथ क्या है, अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू बढ़ जाती है। 220 वोल्टेज पर अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू 311 वोल्ट होती है। कितनी होती है? अभी डेरिवेशंस में हमें पता चलेगा। Why AC is more danger than DC? Because at 220 volt, peak value of alternating current is 311 volt। समझ गए? आपने तो 220 वोल्टेज दिया था और आपको प्राप्त क्या हो रहा भाई, वहां 311 वोल्ट तक हो रहा। और कितनी बार हो रहा? मान लीजिए इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रिसिटी आती है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर। 50 हर्ट्ज का मतलब है कितने ऑसिलेशन होंगे एक सेकंड के अंदर? 50। कितने? और एक ऑसिलेशन में 2 बार हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है अल्टरनेटिंग करंट। तो एक सेकंड में 100 बार, एक सेकंड में 100 बार 311 वोल्ट वोल्टेज होगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज का। याद रखेंगे आप, 100% याद रखेंगे, ठीक। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, चाहे हमें कुछ भी ना पता हो इस पूरे चैप्टर का। 2 वीडियो बन जाएंगी, 3 बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिल्कुल आराम से पूरे बेसिक से एक एक चीज। हमारे पास इस पूरे चैप्टर के अंदर 3 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का जिक्र होगा, जिसमें से एक का नाम होता है रेजिस्टेंस, दूसरे का नाम होता है इंडक्टेंस और तीसरे का नाम होता है कैपेसिटर। ठीक है, इंडक्टर का लेते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस का सिंबल ये है, इंडक्टर का सिंबल ये है और कैपेसिटर का सिंबल ये है, सेम हाइट के टर्मिनल्स पे, ठीक है जी। अब जरा ध्यान देंगे, रेजिस्टेंस जो रियोस्टेट है, इसका सही नाम रियोस्टेट होता है, लेकिन हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में से रेजिस्टेंस बोलते हैं। इंडक्टर का भी एक रेजिस्टेंस होता है, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप? XL। और कैपेसिटर का भी एक रेजिस्टेंस होता है, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप? XC। रियोस्टेट का या रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है उसे R से रिप्रेजेंट करना है, इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसे XL से रिप्रेजेंट करना है, कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है वो XC से रिप्रेजेंट करना है। XL की वैल्यू ओमेगा L के बराबर होगी, XC की वैल्यू 1 ओमेगा C के बराबर होगी। अब सर यहां ओमेगा क्या है? ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर
फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किसके बराबर होती है 2 पाई अपॉन टी, जहां टी होता है टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन, टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन, और 1 अपॉन टी को लिखते हैं आप फ्रीक्वेंसी। क्या लिखते हैं? फ्रीक्वेंसी। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं, याद रखेंगे आप, जो रजिस्टर का रेजिस्टेंस है इसकी ऐसा यूनिट भी ओम होती है, जिसे कैपिटल ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर की ऐसा यूनिट भी ओम होती है, जिसे आप कैपिटल ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर की ऐसा यूनिट भी ओम होती है, जिसे आप कैपिटल ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां ध्यान देंगे आप, यहां इसका कोई भी फ्रीक्वेंसी से ताल्लुकात नहीं है, तो रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। अगर आपके पास कोई रिलेशन आता है कि गिव द करेक्ट ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे दिया आपको, टिक द करेक्ट ऑप्शन, और रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी पूछी जाती है फ्रीक्वेंसी के साथ, तो उसमें ये करेक्ट होगा। ठीक है जी। अब जरा ध्यान देंगे इस फॉर्मूले पर। ओमेगा की वैल्यू को मैं रिप्लेस कर दूंगा 2 पाई एफ से, तो एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल। याद रखेंगे आप एक चीज, रेजिस्टेंस जो इंडक्टर का होगा, इंडक्टर का रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी बढ़ने से भी बढ़ता है और इंडक्टेंस बढ़ने से भी बढ़ता है। इंडक्टेंस क्या था? अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में आप इंडक्टेंस पढ़ते थे, जहां आपको कहा गया था चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जो करंट चेंज हुआ था इंडक्टर के अंदर, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते थे आप, और एक सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट आ जाया करता था L, जिसकी एसआई यूनिट हुआ करती थी हेनरी। याद रखेंगे, L की एसआई यूनिट हेनरी है। रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंडक्टेंस है। याद रखेंगे सभी, कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है जी। अब जरा ध्यान देंगे, अगर मैं इंडक्टर को, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए भी, आईसीएसई बोर्ड के लिए भी, अगर मैं एक इंडक्टर को एक डीसी सोर्स से कनेक्ट करता हूं तब उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इफ वी कनेक्ट इंडक्टर विद डीसी सोर्स, व्हाट विल हैपन? आप कहेंगे फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी 0, फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज। जब फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज हो गई तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस भी 0 हो गया। और 0 किसका रेजिस्टेंस होता है? 0 किसका रेजिस्टेंस होता है? सुपर कंडक्टर का। किसका? सुपर कंडक्टर का। तो आप क्या कहेंगे? इंडक्टर बिहेव एज अ सुपर कंडक्टर व्हेन इट कनेक्ट टू द डीसी सोर्स, बिकॉज व्हेन वी कनेक्ट इंडक्टर विद डीसी सोर्स इट्स रेजिस्टेंस बिकम 0। और आप मैथमेटिकली समझाएंगे टीचर को, पूरी उसके अंदर थ्योरी नहीं लिखेंगे। आप कहेंगे फॉर डीसी F is equals to 0 hertz और XL directly proportional to F, तो XL is equals to 0. That's why inductor behave as a superconductor when connected to the DC source. Concept clear all of you or not? Concept clear हो गया भाई? ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं जी हम कैपेसिटर की। इस वीडियो को ढंग से देख लियो, सैंपल पेपर के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आप लपेट दोगे यहां तक के, जहां तक की बात करी जाएगी। ठीक है, अब आज से कम करेंगे, हर एक चैप्टर की एक वीडियो बना लेंगे और उसके हिसाब से आप थोड़ी सी तैयारी करोगे सीबीएसई की भी। उसके बाद आईआईटी का जब बैच स्टार्ट होगा 20 मार्च से, और सीयूटी का, उसकी हर एक लेक्चर की एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है जी। अब जरा ध्यान देंगे हम। अब बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ आ गया? अगर एक कैपेसिटर, कैपेसिटर का मतलब होता है कंडेंसर। क्या कभी आपने जिंदगी में कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक फैन जिसके अंदर कंडेंसर हो, डायरेक्ट डीसी करंट, डीसी वोल्टेज से कनेक्ट देखा है? नहीं देखा है। कभी बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं देखा हमने कोई भी कैपेसिटर से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फैन। जो डायरेक्ट करंट बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट होकर के जो इलेक्ट्रिक फैन चलते हैं उनके अंदर कंडेंसर कैपेसिटर नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर कैपेसिटर उससे डीसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे आप, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0,
तो समथिंग अपॉन जीरो दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस डीसी सोर्स से कनेक्ट होने पर इनफाइनाइट हो जाता है, और जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है तो करंट को ब्लॉक कर देता है। इट मींस व्हेन अ कैपेसिटर कंडेंसर इज कनेक्टेड टू द डीसी सोर्स इट ब्लॉक द करंट ड्यू टू इट्स मैक्सिमम इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अब यहां दोनों चीज देख चुके हम, XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F, XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। तो अगर फ्रीक्वेंसी और रेजिस्टेंस दोनों के रेजिस्टेंस के लिए ग्राफ आता है तो एक का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कांसेप्ट क्लियर? अब किसका क्या होगा वो आप खुद देखेंगे, क्योंकि यहां तक सारा कांसेप्ट समझा दिया। ठीक है जी, समझ आ गया बस? अब इसके बाद देखो जरा ध्यान से, मुझे जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लगता है, शायद ये 4 डेरिवेशन है, 4 डेरिवेशन में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझता मैं, लेकिन देखो जो भी पेपर में आ गया वही इंपॉर्टेंट, और जो नहीं आया वो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, लेकिन ये 4 डेरिवेशन आप अच्छे से देखेंगे। क्या? मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। मैं मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट निकालने सिखाता हूँ। ठीक है जी, समझ गए? ध्यान से देखिएगा, मैंने मान लिया एक अल्टरनेटिंग करंट चलता है और अल्टरनेटिंग करंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसकी इक्वेशन मैंने मान लिया करंट है, तो करंट की डिस्प्लेसमेंट, जहां हम क्लास 11, जो बच्चा क्लास 11 के बाद आज तक इस चैप्टर को जिसने पढ़ा भी नहीं उसकी भी समझ आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्लास 11 में एसएचएम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के अंदर हम लिखते थे y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, जहां t टाइम ऑफ वेव था, a मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन थी नोन एज एम्पलीट्यूड, एंड y इज द डिस्प्लेसमेंट। यहां जो वेव आपको दिखाई गई है, इस वेव की प्रोपगेशन स्पेस के अंदर y एक्सिस पर है, मतलब पार्टिकल यहां से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक गया, फिर दोबारा यहीं आया, फिर नीचे गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक, फिर यहीं आया। और जो ये ग्राफ आपको रिप्रेजेंट हुआ है, ये है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ, मतलब पार्टिकल सिर्फ यहीं पर फ्लक्चुएट करता है, यहीं पर वाइब्रेट होता है, और ये सिर्फ आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझाई जाती है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम के बीच। कांसेप्ट क्लियर? 100%? ठीक है जी। अब जरा ध्यान देंगे, यहां डिस्प्लेसमेंट की जगह करंट है, और करंट के एम्पलीट्यूड को a से भैया I नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? I नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। याद रखेंगे बात? ठीक है जी। अब मैंने मान लिया ये ओरिजिन और हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि हाईएस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय I नोट। तो I नोट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ I नोट, I का एम्पलीट्यूड माना जाएगा। कंप्लीट वन ऑसिलेशन पर टाइम पीरियड t होता है, और स्मॉल t से आप वेव के टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू नॉट? कांसेप्ट क्लियर? ठीक है। अब यहां से इक्वेशन बिल्कुल जो इक्वेशन थी उसी के आधार पर बनाई मैंने, I इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा t, और बेसिक से इक्वेशन बनी कैसे मैं आपको वैसे भी लेक्चर ये दे चुका। ठीक है जी, बिना वीडियो के मैंने आपको ट्यूशन में पढ़ा। I इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा t। कांसेप्ट क्लियर हो गया? वेयर I नोट is the peak value of alternating current, sin is the phase, omega is the angular frequency, and t is the time of oscillation. अब जरा ध्यान देंगे आप, कंप्लीट वन ऑसिलेशन के अंदर अगर मैं बात करूं आपसे, अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू 0 बनती है, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड नेगेटिव एम्पलीट्यूड तो मीन वैल्यू 0, और अगर अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू 0 हुआ करती तो आपके घर पर करंट ही ना पहुंचा करता। लेकिन कुछ ये थ्योरेटिकल मिस्टेक है, तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास x वैल्यू इनिशियल हाफ की है और x वैल्यू फाइनल हाफ की है, तो अगर मैं इसका मीन कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास x आता है। तो जहां भी आपको ऐसा लगे कि एक वैल्यू उतनी ही दूसरी उसमें ऐड करनी है, तो याद रखिएगा जो पहली वैल्यू होगी वही टोटल का मीन होगा। तो हम यहां भी क्या करेंगे, करंट की वैल्यू को 0 से लेकर के t/2 टाइम तक निकालेंगे, और जितनी वैल्यू 0 से t/2 टाइम तक होगी वही मीन वैल्यू होगी। समझ आया? 100%? ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे आप, मैंने मान लिया dq चार्ज dt टाइम के लिए चलता है, लेट dq चार्ज फ्लो फॉर dt टाइम,
dt टाइम के लिए dq चार्ज चलता है, तो dq अपॉन dt दैट इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा, और I की वैल्यू आप ऊपर से रख देंगे यहां, I dt, I की वैल्यू रखा I नॉट साइन ओमेगा t dt। इज दैट क्लियर ऑफ योर नॉट? अब आप इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ 0 से q तक, और इधर आप आई नोट कांस्टेंट है इसे बाहर रखेंगे, और 0 से t/2 तक आप इंटीग्रेट करेंगे साइन ओमेगा t को dt के रेस्पेक्ट में। अब dq का इंटीग्रेशन क्या हुआ आपके पास, q हुआ, आई नोट एज इट इज, और साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, माइनस कॉस ओमेगा t, और ओमेगा t का किसके बराबर होता है, 1 अपॉन ओमेगा। अपर लिमिट यहां रखी और लोअर लिमिट यहां रखी। इज दैट क्लियर टू ऑल? माइनस साइन आप बाहर रखेंगे, एक बार आपने इस स्मॉल t की जगह अपर लिमिट रखी, और एक बार लोअर लिमिट रखी, ठीक है। अब आप ध्यान दें, अगर ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t, तो ओमेगा t अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू पाई, तो मैं आप पाई लिख सकता हूं, cos पाई माइनस cos 0, cos पाई की वैल्यू -1 और cos 0 की वैल्यू +1 और बीच में माइनस का साइन, तो dq इज इक्वल्स टू आया 2i नॉट बाय ओमेगा। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं गई? ठीक है जी। अब हमें पता है कि चार्ज इज इक्वल्स टू मीन करंट इनटू मीन टाइम के बराबर भी होगा। चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, तो चार्ज इज इक्वल टू मीन करंट इनटू मीन टाइम। कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? इसके बाद दोनों इक्वेशंस को आप बराबर रख दीजिए। I m t/2 that is equals to 2i naught upon omega. We have to calculate the value of mean value of alternating current, मतलब Im 2/t। अब ध्यान दे जरा, ओमेगा t अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई, तो 2 अपॉन ओमेगा t इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, तो मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 2/पाई ऑफ I नॉट। याद रखेंगे, जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास शायद ये वैल्यू आएगी 0.637। 0.637। तो मीन वैल्यू कुछ बच्चों के माइंड में क्या होती है कि मैक्सिमम वैल्यू से जस्ट हाफ होती है। मैक्सिमम वैल्यू इज 5 एम्पियर, तो मीन वैल्यू वो लिख देंगे 2.5 एम्पियर। गलत, वो 63.7% होती है। समझ आ गया? मीन वैल्यू of alternating current and alternating voltage is 63.7% to the maximum value or peak value। याद रखेंगे 100%। ठीक है जी। अब इसी डेरिवेशन से आप अल्टरनेटिव वोल्टेज वाला डेरिवेशन किस तरीके से करेंगे वो सिखा देते हैं आपको। ठीक है भाई, यहां तक कि आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स में जब पढ़ोगे। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे, उस डेरिवेशन और इस डेरिवेशन में सिर्फ कितना अंतर है? I की जगह आप E या V को लिख दीजिएगा। कुछ बुक्स के अंदर EMF माना गया है, कुछ में वोल्टेज माना गया है। तो अगर आपको E लिखना अच्छा लगता है तो आप E लिख सकते हैं, और अगर आपको V लिखना अच्छा लगता है तो आप V लिख सकते हैं। देखो भाई जरा ध्यान से, EMF E कंसीडर कर लिया, ये E नोट हो गया बस। अब वही चीज है बिल्कुल, E इज इक्वल्स टू E नोट साइन ओमेगा टी। तो करंट इज इक्वल टू किसके बराबर? E अपॉन R,
और चार्ज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू आई, तो आप लिखेंगे वहां ई बाई आर। तो डी क्यू इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर इंटू डी टी, और ई की वैल्यू रख देंगे आप ई नोट साइन ओमेगा टी डी। कंसेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? अब इसे बाद में आप इंटीग्रेट करते चले जाएंगे। इसी तरीके से यहां भी आप वैल्यू मान लेंगे ई एम अपॉन आर। समझ आ गया? ठीक है। इसके बाद एक हमें डेरिवेशन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये भी आप अच्छे से पढ़ के आएंगे। आरएमएस वैल्यू वो वर्चुअल वैल्यू होती है जो आपके घर में आती है। उसके डेरिवेशन को करने का एक आसान सा तरीका है, आप याद रखेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है और हीट भी एक एनर्जी है, और ऐसा कोई भी वायर नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी आने पर वो गर्म ना हो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट तो 100% होता है, कम या ज्यादा। तो आप जब आरएमएस वैल्यू की बात करेंगे तो आप जूल्स लॉ को फॉलो करेंगे। आप कहेंगे लेट DH इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर डी टी, मतलब DH हीट इंड्यूस हुई आई करंट के कारण, dt टाइम जिस वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर था। समझ आ गया? अब आप I की वैल्यू रख देंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी, और DH इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर आर डी टी। तो DH इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म को आप बाहर लेंगे। कांस्टेंट क्या होता है ध्यान रखिएगा, D के लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पर जो चीज लिखी है उसे छोड़कर सब कांस्टेंट है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी वेरिएबल और ये कांस्टेंट, और इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, 0 से h तक, 0 से t तक। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करने के लिए आप 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 लिखेंगे, ठीक है, और इसका प्रॉपर इंटीग्रेशन कर देंगे। इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 0.707 इसके आसपास, मतलब √2 टाइम्स ई नोट अपॉन √2। जरा चेक करिएगा ये आती है वैल्यू, 1 को डिवाइड करो √2 से, कर जरा कैलकुलेटर में द्वारा। 1 को √2 मतलब 1.41, बस ठीक है जी। अब आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज ईएमएफ जब करोगे आप तब क्या कर लोगे, यहां जरा यहां देख लो, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया। DH इज इक्वल्स टू, ये मेरे पास वैल्यू है, इसे ईएमएफ को कन्वर्ट करने के लिए ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिखा जाता है। एक आर यहां होता है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ऊपर का कहां गया। ठीक है जी, एक ये डेरिवेशन आप कर लेंगे। समझ आ गया? ज्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं बना रहा मैं, इसीलिए शॉर्टकट में करना सारा, ताकि आप खुद भी कुछ करके देख लो। सारा मैं बता दूंगा, आप कुछ भी दिमाग का यूज नहीं करने के, घर जाकर कल गलत लागू करके कल फिर पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद भाई कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन तो देख, यहां से 1 नंबर के निकलने के पूरे चांस है कि अगर करंट की वैल्यू 1 है अल्टरनेटिंग करंट की, तो इसकी पीक वैल्यू कितनी होगी? पीक वैल्यू, ये जो उसने कहा करंट की वैल्यू है, तो करंट की वैल्यू ये का मतलब है वो वर्चुअल वैल्यू और आरएमएस वैल्यू की बात करी उसने, ठीक है। तो याद रखिएगा √2 टाइम होगी। समझ आ गया? एक आपके पास इक्वेशन आ गया कि वोल्टेज मेरे पास ये है E इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट √2 साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी की जगह भी उन्होंने क्या लिख दिया 100 पाई टी। तो इसमें कहा कि पीक वैल्यू कितनी है वो बताइए जरा। तो पीक वैल्यू याद रखिएगा, इस इक्वेशन के साथ आपको इक्वेशन लिख लेनी है, कंपेयर कर लेना है केवल। तो पीक वैल्यू है, उन्होंने कहा कि इस वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू बताओ क्या है, तो इसे √2 से डिवाइड कर दोगे आरएमएस वैल्यू। उन्होंने कहा इसकी आप एक काम करो, मीन वैल्यू बताओ, तो इसकी मल्टीप्लाई 2/π से कर देंगे। समझ आ गया ना? उन्होंने कहा अगर इसके साथ एक लोड रेजिस्टेंस 100 ओम का लगाया गया है, तो करंट की वैल्यू बताओ आरएमएस वैल्यू की।
तो जो आपने आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ निकाला उसे 100 से डिवाइड कर दो, जो पीक वैल्यू निकाल लिया आपने ईएमएफ की उसे 100 से डिवाइड करके पीक वैल्यू ऑफ करंट। उन्होंने कहा चलो इसमें फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी है, तो कंपेयर कर लिया, ओमेगा की जगह क्या लिखा हुआ है 100 पाई, तो ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई आ गया और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, दोनों को बराबर रखा, आंसर आ गया। समझ आ गया? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यहां तक 100% क्लियर है जी? ठीक है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, अब इसके बाद है फेजर डायग्राम। एक रेजिस्टिव सर्किट है, एक कैपेसिटिव सर्किट है, एक इंडक्टिव सर्किट है। अब इनके फेजर डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से करके जाओगे। एक फेजर डायग्राम मैं समझा देता हूं, उसके बाद दो आप खुद करेंगे, ठीक है? हम फेजर डायग्राम तक इस वीडियो को खत्म कर देंगे, ज्यादा लंबी वीडियो ठीक नहीं। उसके बाद कल वीडियो डाल लेंगे, उसमें एवरेज पावर की बात करेंगे, सारी एलसीआर सर्किट पढ़ाऊंगा पूरा, न्यूमेरिकल कैसे सोल्व होंगे। देखो मैंने मान लिया मेरे पास एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट है और प्योर रेजिस्टिव सर्किट को किसी अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर दिया। मैंने मान लिया यहां इक्वेशन जो ईएमएफ की है वो ई नोट साइन ओमेगा टी है और इससे कोई करंट चलता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस आई की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि अगर E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी है तो I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी होगा। वो I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई कुछ भी हो सकता है, जहां फाई की वैल्यू पाई बाय 2 भी हो सकती है, लेस देन पाई बाय 2 भी हो सकती है, मोर देन पाई बाय 2 भी हो सकती है, और पाई बाय 2 भी हो सकती है, और पाई भी हो सकती है, और प्लस पाई भी हो सकती है। समझ आ गया? तो सबसे पहले मैंने मान लिया एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट है और रेजिस्टेंस मैंने कहा था इंडिपेंडेंट ऑफ रियोस्टेट का रेजिस्टेंस या रजिस्टर का रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो मैंने क्या कहा कि इक्वेशन ईएमएफ की है, तो आप कहेंगे लेट ईएमएफ इज इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी, और ई की जगह आई आर लिखा जा सकता है, तो ई नोट साइन ओमेगा टी। अब आई की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो आर मैं नीचे ले आया और पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो मेरे पास दोनों इक्वेशन को मैंने कंपेयर किया, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी आया, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी आया, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस हुआ 0। कितना हुआ? 0। ऐसा कौन सा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिसके अंदर वोल्टेज पैरेलल चलता है करंट के? रेजिस्टिव सर्किट होता है सर। ऐसा कौन सा सर्किट है जहां इलेक्ट्रिक वोल्टेज एंड करंट के बीच फेज डिफरेंस 0 होता है? रेजिस्टिव सर्किट है सर। ऐसा कौन सा सर्किट है जो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है? रेजिस्टिव सर्किट है सर। समझ आ गया? 100%। ठीक है, अब जरा इसका फेजर डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे ध्यान देंगे आप। सबसे पहले तो आप एक लाइन ये ड्रॉ करेंगे वोल्टेज के लिए, ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेगा, और उससे छोटी लाइन ड्रॉ करेंगे आप करंट के लिए, दोनों सेम फेज में है इसीलिए सेम। ठीक है जी, समझ आ गया? जितना एंगल टाइम के साथ ओमेगा टी करंट का है उतना ही किसका है? ईएमएफ का। इधर E एंड I बढ़ता है। इसके साथ आप एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर अगला ग्राफ भी आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। ईएमएफ के लिए आप डार्क बना दीजिएगा और करंट के लिए आप डॉटेड बना दीजिएगा। यहां साइड में लिख देंगे E एंड I और आपके नंबर हो गए। समझ आ गया? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करूं अगर एक कैपेसिटिव सर्किट की, तो मेरे दिमाग में एकदम से एक बात आई, यार कैपेसिटर का क्या सीन है? कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच एक स्पेस होता है और स्पेस के कारण एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक नेगेटिव प्लेट होती है। अगर कैपेसिटर पूरा चार्ज है तो चार्ज जब कैपेसिटर पूरा होगा तो Q की वैल्यू मैक्सिमम होगी जो कि कांस्टेंट हो जाएगी। तो जब चार्ज चेंज ही नहीं होगा तो करंट कैसे फ्लो होगा? तो एक ये आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी तैयार कर दिया। अगर याद रखिएगा कभी कैपेसिटर पूरा चार्ज आता है, जो कि 5th यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से डिस्प्लेसमेंट करंट से, अगर कैपेसिटर फुल चार्ज है तो करंट की वैल्यू 0 होगी, कभी आप लिख देंगे आई होगी। कितनी होगी? दिमाग लगा, करंट इज इक्वल्स टू dq अपॉन dt,
और अगर चार्ज हो गया फुल तो Q हो गया मैक्सिमम और Q हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और करंट भी 0, याद रखेंगे। तो यहां कैपेसिटर का वोल्टेज और करंट के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। तो ताल्लुकात किसका होता है? चार्ज का कैपेसिटी और वोल्टेज के साथ होता है। तो यहां आप चार्ज का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे? चार्ज का सहारा लेंगे। देख दिमाग लगा, चार्ज और वोल्टेज के बीच तो एक रिलेशन है, सर ये पढ़ा था मैंने यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अभी आप वोल्टेज को E लिखने लग गए तो ये बनेगा रिलेशन, और इसका रिलेशन है ये क्लास 10th में 8th में और 6th में पढ़ा था, और यहां भी पढ़ा 12th में। तो पहले इन दोनों का रिलेशन एस्टेब्लिश कीजिएगा, फिर इन दोनों का रिलेशन एस्टेब्लिश कीजिएगा। समझ आ गया? तो रिलेशन बन जाएगा खुद ही। तो ध्यान देंगे आप, मैंने मान लिया Q चार्ज फ्लो हुआ, C कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का, और अल्टरनेटिंग ईएमएफ है E नॉट sin ओमेगा t। तो ईएमएफ E है तो इसकी वैल्यू रखी मैंने C E नॉट sin ओमेगा t। अब मैंने क्या कर दिया, चार्ज और ईएमएफ के बीच तो रिलेशन साबित कर दिया। अब करंट की वैल्यू निकालनी है, करंट का फेज डिफरेंस देखना है कितना है। तो I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। मैंने कहा था कांस्टेंट टर्म बाहर रखिएगा जिसके साथ t है, क्योंकि यहाँ dt के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, वो चीज वेरिएबल है। तो I इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? C E नॉट डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो C E नॉट साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos ओमेगा टी होता है सर, और ओमेगा टी का ओमेगा होता है सर। तो ध्यान देंगे जरा आप लोग, इसे मैं लिख दूंगा इसके पास I इज इक्वल टू ओमेगा C E नॉट cos ओमेगा टी। अब यार मैं ना A B C इसे क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन A अपॉन 1 अपॉन BC, और BC फिर दोबारा ऊपर चला जाएगा जुगाड़। तो I इज इक्वल टू हो गया E नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C, और cos ओमेगा t की वैल्यू किसके बराबर होती है? sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। तो ये चीज यहां लिख दी। और अभी मैंने आपको 1 अपॉन ओमेगा c किसके बराबर बताया था? x, c के बराबर बताया था रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, और sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। अब जरा ध्यान दे, ये बनेगी पीक वैल्यू ऑफ करंट। अब फेज डिफरेंस ये है, क्योंकि आइडल इक्वेशन होती थी y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस फाइव, और उस फाइव को फेज डिफरेंस कहा जाता था क्लास 11th में, और फाइव की जगह यहां क्या लिखा है? ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप सही मायने में, तो ये ठीक है। अब यहां मुझे प्लस पाई लिखा दिखाई दिया, वो यहां रखा, तो माइनस पाई का फेज डिफरेंस है। तो फेज डिफरेंस कितना है? माइनस पाई बाय 2। कांसेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया। अगर आप ध्यान देंगे, करंट आ गया पाई बाय 2, पाई बाय 2 वोल्टेज करंट को एक्सेलरेट करता है, करंट आ गया पाई बाय 2, तो वोल्टेज पीछे हो गया पाई बाय 2, तो नेगेटिव फेज डिफरेंस। समझ आ गया? अगर यहां होता माइनस पाई बाय 2, जैसे कि इंडक्टिव सर्किट के अंदर होगा जो आप घर से करके ले जाएंगे, तो प्लस पाई बाय 2, क्योंकि माइनस यहां रखा, माइनस माइनस प्लस। समझ आ गया? कांसेप्ट क्लियर? अब कल की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सबसे पहले एलसीआर सर्किट के, उसके न्यूमेरिकल किस तरीके से होंगे। ठीक है, 5 न्यूमेरिकल बताऊंगा, उसके आधार पर न्यूमेरिकल। एक इंपॉर्टेंट क्या है उसमें, यूनिट वो पावर फैक्टर पर रिलेटेड क्वेश्चन 101% एमसीक्यू में मिलेगा 3 नंबर। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर द डे।